हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जीव विज्ञान का दूसरा भाग जंतु विज्ञान जूलॉजी आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान का पहला टॉपिक जंतुओं का वर्गीकरण। जैसे कि जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसके अंतर्गत हम समस्त जीव जातियों एवं समानताओं, जंतुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें जैसे कि समस्त जीव जातियों को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में विभाजित करना, ये कहलाता है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अध्ययन की शाखा को कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। सिस्टेमैटिक्स सिस्टेमैटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1735 ईस्वी में। वर्गीकी टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी कंडोली नामक वैज्ञानिक ने सन 1813 ईस्वी में किया था। वर्गीकी के पिता कहा जाता है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। स्टोरर तथा यूसिंजर ने जंतु जगत को कितने संघों में बांटा? 31 संघों में बांटा। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचर है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत लगभग 90% जातियां आती हैं। सबसे बड़ा जंतु वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा। इंसेक्टा सबसे बड़ा जंतु वर्ग है। प्रोटिस्टा जगत के जीव को कहते हैं एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी यूनिसेलुलर। इसके बाद सुकेंद्रकीय अर्थात यूकैरियोटिक। इसके पश्चात आकोशिकीय स्तर एसेलुलर। एसेलुलर लेवल के जीव होते हैं प्रोटोजोआंस। कोशिकीय स्तर सेलुलर लेवल के जीव किस संघ में आते हैं? पोरीफेरा संघ या पोरीफेरा स्पंज इसके अंतर्गत आते हैं। ऊतक स्तर जैसे कि टिश्यू लेवल के जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं? सिलेंट्रेट के अंतर्गत। अंग प्रणाली आर्गन सिस्टम लेवल के जीव किन संघों में आते हैं? स्पंज अर्थात वह सिलेंट्रेट को छोड़कर सभी जंतुओं में अंग मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के बाद जितने भी संघ वाले जीव आते हैं वो सभी आर्गन या अंग लेवल के आते हैं, अंग प्रणाली के बने हुए होते हैं। इसके पश्चात जिन जंतुओं को किसी भी तल से काटने पर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, उन्हें कहते हैं एसिमेट्री या जैसे कि अमीबा, असममिति। जब जंतुओं को एक से अधिक व्यासों में सेब जैसे काट सकते हैं तो उन्हें कहते हैं अरिसममित या रेडियल सिमेट्री, जैसे कि हाइड्रा होता है। जब जंतुओं को ठीक मध्य से काटने पर दो समान भागों में बांटा जा सकता है उसे कहते हैं द्विपार्श्वमित बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि मानव मनुष्य। जिन जीवों का शरीर केवल कोशिकाओं के पुंज से बना होता है उन्हें कहते हैं कोशिका पुंज प्रणाली या सेल सेल एग्रीगेट प्लान, जैसे कि स्पंज। इसके पश्चात जिन जीवों के शरीर में केवल एक ही छिद्र होता है अर्थात मुख द्वार माउथ अर्थात गुदा द्वार एनस एक ही होता है, कहते हैं अंधकोश प्रणाली, ब्लाइंड सैक प्लान अर्थात हाइड्रा कहते हैं। जिन जीवों के आहार नाल में दो द्वार होते हैं, मुख द्वार माउथ और गुदा द्वार एनस, उन्हें कहते हैं नली के अंदर की नली अर्थात ट्यूब विथिन ए ट्यूब प्लान। जो जीव दो भ्रूणी जनन स्तरों से बना होता है एक्टोडर्म एंडोडर्म, उसे कहते हैं द्विस्तरीय अर्थात डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि स्पंज एंड हाइड्रा। जो जीव तीन भ्रूणी जनन स्तरों एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म से बने होते हैं उन्हें कहते हैं त्रिस्तरीय अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज।
प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक जिन जीवों में देह गुहा सीलोम अनुपस्थित होती है उन्हें हम अगुही एसिलोमेट कहते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। जिन जीवों में सीलोम या देह गुहा सीलोम और बॉडी कैविटी असत्य होती है कहते हैं कूट गुहित या सीडोसिलोमेट, जैसे कि गोल कृमि। इसके पश्चात जिन जीवों में वास्तविक देह गुहा सीलोम बॉडी कैविटी और सीलोम पाई जाती है कहते हैं गुहित या सीलोमेट, जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कार्डेटा। पृथ्वी में सबसे बड़ा जीवित प्राणी है नीली व्हेल, ब्लू व्हेल, लगभग 30 मीटर लंबी होती है। जो जीव समुद्र के तल पर जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें कहते हैं बेंथिक। जो जीव समुद्र में जल में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं पिलैजिक। वे पिलैजिक जीव जो समुद्र के तट के निकट लगभग 200 मीटर की गहराई में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं नेरिटिक। कुल जंतु जाति की कितने प्रतिशत अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स हैं? 95%। अनिषेचित अंडे से एक जीव के विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? जाति होती है स्पीशीज। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है किस स्तर पर? सब समान होते हैं, जैसे कि जाति स्तर, स्पीशीज लेवल। वास्तविक देहगुहा सीलोम और बॉडी कैविटी की उत्पत्ति भ्रूण के किस अवस्था से होती है? मीजोडर्म की अवस्था से होती है। इसके बाद हम जो है जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, इन संघों का अध्ययन करेंगे। जंतुओं के वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें जैसे कि हम इस वीडियो में मात्र 3 संघों का अध्ययन करेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ अर्थात फाइलम प्रोटोजोआ है। इसमें प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले 1677 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था। प्रोटोजोआ का अर्थ क्या है? प्रोटोस। प्रोटोजोआ ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटस और जून। प्रोटस मीन्स होता है फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम, जून मीन्स होता है एन एनिमल्स अर्थात जंतु, एनिमल्स मीन्स होता है जंतु। प्रोटोजोआ शब्द दिया था गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने सन 1817 ईस्वी में। प्रोटोजोआ इस सृष्टि में के माने जाते हैं प्रथम जंतु अर्थात फर्स्ट एनिमल्स। प्रोटोजोआ का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? प्रोटोजोआ विज्ञान अर्थात प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके पश्चात प्रोटोजोआ होते हैं सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिकीय अर्थात यूकैरियोटिक। इनका शरीर किसके द्वारा ढका रहता है? नग्न या महीन पेलिकल द्वारा ढका रहता है। प्रोटोजोआ में गमन होता है पादाब या सीडोपोडिया, जैसे कि अमीबा और कसाबिकाएं अर्थात फ्लैजला, युग्लिना और रोमाब या सिलिया पैरामीशियम। प्रोटोजोआ में पोषण न्यूट्रिशन कैसा होता है? प्राणी सम होलोजोइक और पादप सम होलोफाइटिक और मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक तथा परजीवी पैरासाइटिक। प्रोटोजोआ में पोषण 4 प्रकार से होता है, प्राणी सम अर्थात होलोजोइक, पादप सम होलोफाइटिक, मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक तथा परजीवी पैरासाइटिक। प्राणी सम होलोजोइक सदस्यों में पाचन होता है खाद्य धानियों में अर्थात फूड वैक्यूल्स में। इनमें प्रत्येक जीवधारियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सामान्य शरीर की सतह द्वारा। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? द्विविभाजन अर्थात बाइनरी फिजन।
और बहुविभाजन मल्टीफिजन, डिवीजन और मुकुलन ये बडिंग द्वारा होता है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? युग्मक संलयन या सिंगैमी या संयुग्मन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। इनमें कौन-कौन से जनन मिलते हैं? सेक्सुअल लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार के जनन मिलते हैं। इसके पश्चात संघ प्रोटोजोआ को गमनीय अंगों के आधार पर किन चार वर्गों में विभाजित किया गया है? इसमें पहला है मैस्टिगोफोरा, फिर इसके बाद फ्लैजिलेटा, फिर सार्कोडिना, फिर स्पोरोजोआ या इसे सिलिएटा आदि के नाम से जानते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन-कौन से जंतु आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया आदि ये सब जंतु जितने भी ये अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया आदि ये जो है इनके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद संसार का सबसे सूक्ष्म जंतु किसे माना जाता है? संसार का सबसे सूक्ष्म जंतु अमीबा को माना जाता है। अमीबा की खोज किसने किया था? रसेल वान रोजेनहाफ नामक वैज्ञानिक ने 1755 ईस्वी में अमीबा की खोज किया था। अमीबा गमन लोकोमोशन किसके द्वारा करता है? कूटपादों सीडोपोडिया से करता है। अमीबा के कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम अनुपस्थित होते हैं। अमीबा का शरीर किससे ढका होता है? प्लाज्मा लेमा से ढका होता है। अमीबा में कौन सी पोषण विधि होती है? ये प्राणी संभोजी अर्थात होलोजोइक होती है। हीमेन नामक वैज्ञानिक ने अमीबी गति अमीबॉइड मूवमेंट का कौन सा सिद्धांत दिया था? साल जैल का सिद्धांत इस वैज्ञानिक ने दिया था। प्लाज्मा लेमा किसका कार्य करता है? प्लाज्मा लेमा उत्सर्जन और शोषण का कार्य करता है। इसके बाद अमीबा किस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है? भक्षकाणु विधि द्वारा अर्थात फैगोसाइटोसिस के द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन विधि या बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा होता है। पैरामीशियम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? सन 1752 ईस्वी में जॉन हिल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पैरामीशियम शब्द का प्रतिपादन किया था। पैरामीशियम को कहते हैं स्लीपर जंतुक अर्थात स्लीपर एनिमैलिक्यूल्स। पैरामीशियम की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी होती है? पैरामीशियम कार्डेटम। ये लगभग 170 से 290 माइक्रोन का होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? लैम्बल नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में किया था। किस रूसी वैज्ञानिक ने एंटामीबा हिस्टोलिटिका के रोगजनक पैथोजन स्वभाव का पता लगाया? ये फ्रेडरिक लास अर्थात फ्रेडरिक लास नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 ईस्वी में इसकी रोगजनकता का पता लगाया था। एंटामीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत इंटेस्टाइन में किस परजीवी की तरह कार्य करता है? अंतः परजीवी एंडोपैरासाइटिक की तरह कार्य करता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी बीमारी होती है? अमीबी पेचिस या अमीबिएसिस या अमीबिक डाइसेंट्री होती है। एंटामीबा जिंजोइलिस से कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग होता है। एंटामीबा कोलाई मनुष्य के शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आंत्र या इंटेस्टाइन में। एंटामीबा कोलाई रोगकारी नहीं है। एंटामीबा कोलाई जो ई कोलाई होता है वो रोगकारी नहीं होता। इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस किस रोग का कारक है? निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक कौन सा है? सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई कहते हैं। ग्लोसिना पाइलपेलिस इसे कहते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम में। लिस्मानिया डोनोवनी किस रोग का कारक है? ये काला आजार नामक रोग का एक कारक है। जिसे हम दमदम ज्वर भी कहते हैं। इसके पश्चात काला आजार रोग का वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई या इसका वैज्ञानिक नाम फ्लीबोटेमस होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। बैलेंटिडियम कोलाई मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है?
और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? छोटी आंत में पेचिश रोग उत्पन्न करने का काम करता है। फिर इसके बाद ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कहाँ पाया जाता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ये स्त्रियों के योनि में वेजाइना में उत्पन्न करता है। इसके बाद मलेरिया और मच्छर से संबंध सबसे पहले जाना कौन? ये लांसीसी नामक वैज्ञानिक ने सन 1700 ईस्वी में इस संबंध को जाना था। मलेरिया फैलाने वाले अंतः परजीवी एंडोपैरासाइटिक की खोज किसने की थी? चार्ल्स लेवरान नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 ईस्वी में की थी। मलेरिया और मच्छर के मध्य संबंध किस वैज्ञानिक ने किया था? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किया था। मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र लाइफ साइकिल का वर्णन किसने किया था? ये 1898 ईस्वी में ग्रासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कितने पोषकों में पूरा करते हैं? ये 2 पोषकों में पूरा करते हैं। पहला होता है मनुष्य, दूसरा होता है मच्छर। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन एसेक्सुअल लाइफ, ये अलैंगिक जीवन किस में होता है? मनुष्य में होता है। प्लाज्मोडियम का लैंगिक जीवन सेक्सुअल लाइफ किस में होता है? मच्छर में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था किसे कहते हैं? इसे बीजाणुज या स्पोरोजॉइट को कहते हैं। मलेरिया शब्द का आशय क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। मल, मल मीन्स होता है गंदी और एरिया मीन्स होता है हवा। प्लाज्मोडियम की विविध जातियों की प्री एवं एक्सोएरिथ्रोसाइटिक चक्रों की विभिन्न प्रवस्थाएं देखा किसने देखा? गार्न एवं हार्नहेम नामक वैज्ञानिक ने 1948 और सार्ट ने 1949 और जेफरी ने 1952, ब्रे नामक वैज्ञानिक ने सन 1960 ईस्वी में देखा था। प्लाज्मोडियम की जातियां प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पैरामीशियम प्रकाश के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है? ये ऋणात्मक प्रतिक्रिया करने का काम करता है। कौन सी मछली मच्छरों के लार्वा को तालाबों में खा लेती है? गम्बुसिया, गम्बुसिया फिश, जो गम्बुसिया फिश होती है ये जिसे ये जो है मलेरिया के वाहक लार्वा को समाप्त कर देती है। मनुष्य में एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ये कोलन में पाया जाता है। विषैली मलेरिया वर्णक मलेरिया पिगमेंट होते हैं, हीमोजॉइट होते हैं। एक संक्रमक मादा एनाफ्लीज के लार में अधिकतम कितने लाख स्पोरोजॉइट पाए जाते हैं? अधिकतम 2 लाख स्पोरोजॉइट पाए जाते हैं। इसके पश्चात अमीबा के केंद्रक में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? इसमें द्विगुणित डीएनए या डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। इसके बाद अगला फाइलम जो दूसरा है, जिसे हम फाइलम पोरीफेरा के नाम से जानते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि संघ पोरीफेरा का अर्थ, ये 2 शब्दों से पोरस, पोरस मीन्स होता है छिद्र और फेरर मीन्स होता है या बिरर मीन्स होता है धारण करना अर्थात छिद्रधारी। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने सन 1825 ईस्वी में किया। किस वैज्ञानिक ने इस पंजों की जंतु प्रकृति के बारे में बताया? जॉन एलिस, एलिस नामक वैज्ञानिक ने 1765 ईस्वी में बताया था। इस पंजों को किस संघ फाइलम के अंतर्गत रखते हैं? संघ पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। इस पंजों के अध्ययन की शाखा ब्रांच को कहते हैं पैराजूलॉजी कहते हैं। इसके पश्चात इस पंजों का शरीर गठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? कोशिकीय स्तर होता है। इस पंजों के शरीर में एक बड़ी गुहा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पंज गुहा या स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्पंज गुहा में कैविटी अग्र सिरे पर स्थित एक बड़े छिद्र पोर द्वारा बाहर खुलता है जिसे हम कहते हैं आस्कुलम। सबसे महंगा स्पंज जिसे हम टार्किस बास्ट स्पंज कहते हैं, स्पंज ऑफ नेलिस कहते हैं।
इसके बाद संघ पोरीफेरा को और क्या कहते हैं, इसे पैराजोआ भी कहते हैं। पैराजोआ के नाम से भी संघ पोरीफेरा को जानते हैं। स्पंजों का पोषण कहाँ से कैसा होता है? ये जंतु संभोजी होलोजोइक होता है। सबसे महंगा स्पंज कौन सा है? ये टर्किश बाथ स्पंज होता है। इसे हम टर्किश बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। स्पंजों का पूरा शरीर किस भांति कार्य करता है? एक जल नलिका संस्थान जैसे कार्य करता है। जल नलिका संस्थान के जैसे स्पंजों का पूरा शरीर कार्य करता है। और जो है संघ पोरीफेरा में लगभग कितनी जातियां होती हैं? लगभग 10,000 जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। सबसे महंगे स्पंज टर्किश बाथ स्पंज और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्पोंजिया ऑफिसिनेलिस के नाम से जानते हैं। स्पंजों में कई प्रकार की कैनाल सिस्टम पाई जाती हैं। वो मुख्य हैं इनमें एस्कान और साइकान और ल्यूकान। ये मुख्य रूप से 3 कैनाल सिस्टम महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो है ल्यूकोसोलोनिया स्पंज को क्या कहते हैं? इसे हम जो है संघचारी या कॉलोनियल कहते हैं। संघ पोरीफेरा के जंतु सर्वाधिक किस जल में पाए जाते हैं? खारे जल, समुद्री जल में पाए जाते हैं। स्पंजों का प्रयोग सर्वाधिक किसके अवशोषण के लिए किया जाता है? ध्वनि के अवशोषण के लिए किया जाता है। किनमें नाल तंत्र पाया जाता है? केवल स्पंजों में। स्पंजों की गुहा स्पंजोसील को और किस नाम से जाना जाता है? इसे पैरागैस्ट्रिक गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात स्पंजों में किन कोशिकाओं स्पंजों की गुहा स्पंजोसील को और किस नाम से जानते हैं? पैरागैस्ट्रिस गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से जानते हैं। स्पंजों में किन कोशिकाओं का पाया जाना विशेष गुण है? कीप कोशिकाएं, कॉलर सेल्स या इन्हें कोनाइकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्पंजों में उत्सर्जन किसका होता है? अमोनिया का उत्सर्जन होता है इनमें। इसे अमोनोटेलिक के नाम से जानते हैं। स्पंजों में जनन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। भ्रूणी विकास एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलप में कौन सी अवस्था पाई जाती है? इसमें पैरेन्काइमुला या एम्फीब्लास्टुला अवस्था पाई जाती है। इसके बाद स्पंजों का भोजन किन कोशिकाओं में संग्रहित होता है? थीसोसाइट्स में। इसके बाद ल्यूकोसोलोनिया किस प्रकार का स्पंज है? संघचारी या कॉलोनियल। ल्यूकोसोलोनिया का आवास होता है समुद्र तट के निकट छिछले जल में। ल्यूकोसोलोनिया में किस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है? एस्कान नाल सिस्टम, एस्कान कैनाल सिस्टम। ल्यूकोसोलोनिया का शरीर होता है अरीस सम्मित रेडियल सिमेट्री। स्पंजों में संवेदी अंग सेंसरी आर्गन तथा तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है अनुपस्थित। इसके बाद ल्यूकोसोलोनिया में कौन सी कोशिकाएं प्रजनन का कार्य करती हैं? ये आर्कियोसाइट सेल्स जो शुक्राणु और अंडाणु का विकास करती हैं। इसके बाद संग्रहित पोषक कण रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं थीसोसाइट्स। चर्म स्तर डर्मल लेयर या पिनेकोडर्म बना होता है पिनेकोसाइट्स के द्वारा। संघ पोरीफेरा के उदाहरण हैं जैसे कि साइकान, ल्यूकोसोलोनिया और यू स्पंजिया। स्पंज का आर्थिक महत्व है यू स्पंजिया जिसे हम बाथ स्पंज कहते हैं। इसका प्रयोग स्नान के लिए, फर्श रगड़ने के लिए, तकिया के लिए तथा गद्दा के लिए और इसे जैसे कि यूप्लेक्टेला ये होता है जापान में वैवाहिक उपहार या वेडिंग गिफ्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। संघ पोरीफेरा को कंकाल के आधार पर किन 3 क्लासेस में विभक्त किया गया है? इसमें पहला है जैसे कि कैलकेरिया और दूसरा हाइलोस्पेंजियाई और डीमोस्पंजी। इस तरह से 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसके बाद जो है अगला हम जो है फाइलम जिसे कहते हैं फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा नंबर इसमें जो है जैसे कि इस संघ का तात्पर्य निडी का मतलब होता है दंश कोशिका और सील का मतलब होता है खोखला।
अर्थात तथा एंटेरान आंत्र अर्थात दंश कोशिका धारक होता है। सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1847 ईस्वी में किया। सिलेंट्रेट्स सिलेंट्रेटा में शरीर गठन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कोशिका उत्की स्तर या सेल टिश्यू ग्रेड स्तर का होता है। सिलेंट्रेट्स के सदस्यों का अध्ययन नीडोलॉजी कहलाता है। संघ सिलेंट्रेटा का विशेष लक्षण क्या होता है? दंश कोशिकाधारी होते हैं। इसके बाद इस संघ के जीवन काल में दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक पहली बेलनाकार अवस्था जिसे हम पॉलिप अवस्था कहते हैं। दूसरा छतरी नुमा अवस्था जिसे हम मेडुसा कहते हैं। मेडुसा अवस्था में जनन होता है केवल लैंगिक। संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से? हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमान है और मूंगा। इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से जीवधारी आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा रीफ है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। नाइडेरिया संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के मुख के पास कैसी संरचना होती है? ये धागो नुमा संरचना होती है। इनमें अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा होता है। इनमें जनन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? लैंगिक और अलैंगिक अर्थात सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस संघ के सभी जंतु होते हैं जलीय। एक्वेटिक अधिकांश जंतु किस जल में रहते हैं? समुद्री जल में रहते हैं। जितने भी अधिकांश जंतु इस संघ के अंतर्गत के होते हैं वो समुद्र में रहते हैं। हाइड्रा का जो निवास होता है वो स्वच्छ जल में होता है। संघ नाइडेरिया फाइलम नाइडेरिया के जंतुओं का भोज्य स्वभाव होता है, मांसाहारी, कार्निवोरस। ये किस प्रकार के भ्रूणी स्तर के बने होते हैं? द्विजनन स्तरी, जिन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए कैसा प्रकार होता है? इसमें अमोनिया उत्सर्गी होते हैं। टेलिक प्रकार का उत्सर्जन होता है। इनमें सुरक्षा के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? निमैटोसिस या दंशकोरक या निडिब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इस संघ में कौन सा लार्वा होता है? प्लेनुला लार्वा पाया जाता है इस संघ के अंतर्गत। मेडुसा या पॉलिप अवस्था के आधार पर इस संघ को 3 वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रोजोआ या स्काइफोजोआ या एंथोजोआ, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हाइड्रा की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1703 ईस्वी में किया था। हाइड्रा शब्द किसने दिया था? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1758 ईस्वी में हाइड्रा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हाइड्रा का पूरा वर्णन किसने किया था? ट्रेम्बले नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रा का सबसे पहले वर्णन किया था। हाइड्रा की देह भित्ति कैसी होती है? द्विजनन स्त्री डिप्लोब्लास्टिक होती है। इसके पश्चात हाइड्रा का जो शरीर है वो कैसा होता है? वो अरीसममित या रेडियल सिमेट्री होता है। हाइड्रा में अपार क्षमता होती है पुनरुद्भवन रीजनरेशन की। दंश कोशिका में मुख्य भाग संपुट कैप्सूल की गुहा में कौन सा विषैला तरल भरा होता है? हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है। हाइड्रा में सबसे अद्भुत क्षमता किसकी होती है? सिकुड़ने और फैलने की अद्भुत क्षमता होती है। नाइडेरिया संघ में लगभग कितने प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसमें लगभग 30 प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइड्रा में कुल कितने प्रकार के दंश कोशिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की दंश कोशिकाएं होती हैं। सबसे छोटा पॉलिप होता है हाइड्रा का। सबसे छोटा पॉलिप हाइड्रा का होता है। हाइड्रा विरिडिसिमा विरिडिसिमा किस रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। हाइड्रा विरिडिसिमा में सहजीवी के रूप में रहता है जुक्लोरेला अर्थात क्लोरेला विरिडिस। हाइड्रा ओलिगोक्टिस किस रंग का होता है? भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होता है। हाइड्रा के शरीर में स्पर्शक जो टेंटैकल्स होते हैं, टेंटकल्स कार्य करते हैं। ये भोजन ग्रहण और चलने का, गमन करने का और शत्रुओं से सुरक्षा आदि का कार्य करते हैं। दंश कोशिकाएं निमेटोसाइट्स व्युत्पन्न ड्राइव
ये ड्राइव होते हैं अंतराकाली कोशिकाओं इंटेस्टिनल सेल्स। सिलेंट्रेट जंतुओं में ऊतक टिश्यू तक ऑक्सीजन O2 पहुंचती है विसरण डिफ्यूजन के द्वारा। विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचती है। अंतराली कोशिकाएं इंटेस्टिनल सेल्स को कहते हैं भ्रूणीय कोशिकाएं एम्ब्रियोनिक सेल्स कहते हैं। किन कोशिकाओं में अन्य सभी कोशिकाओं के निर्माण करने की क्षमता होती है? अंतराली या टोटी पोटेंट ये होती है। इसके पश्चात हाइड्रा अपने शरीर को अचानक सिकोड़ कंट्रैक्ट कर सकता है उपकला पेशी के द्वारा, उपकला पेशी कोशिकाओं के द्वारा, जिन्हें हम एपिथीलियो मसल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। दंश कोशिका के गुहा को कहते हैं निमैटोसिस्ट कहते हैं। हाइड्रा का सर्वाधिक प्रिय भोजन क्या होता है? वाटर फ्लीज होता है। हाइड्रा मंड स्टार्च के अतिरिक्त पचा सकता है, सभी प्रकार के भोजन को पचा सकता है। हाइड्रा की देह गुहा को कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात किस सिलेंट्रेटा में मस्तिष्क ब्रेन नहीं होता? हाइड्रा में ब्रेन दिमाग नहीं होता। हाइड्रा में संवेदी अंग तंत्र सेंसरी सिस्टम होता है। तंत्रिका पेशी संवेदी तंत्र के द्वारा संवेदी तंत्र होता है। जंतु जगत एनिमल किंगडम में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र किसमें बना? हाइड्रा में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र बना, ऐसा माना जाता है। इसके पश्चात हाइड्रा का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम किन तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है? अध्रुवित तंत्रिका कोशिकाएं नॉन पोलराइज्ड नर्व सेल से बना होता है। किस जंतु में रुधिर नहीं होता फिर भी शोषण करता है? हाइड्रा में रुधिर नहीं पाया जाता तब भी वो रेस्पायरेशन करने का काम, शोषण करने का काम करता है। हाइड्रा होता है एक लिंगी या द्विलिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होता है। हाइड्रा में रक्त ब्लड नहीं होता फिर भी ये शोषण की क्रिया करता है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम स्पंजोसील गुहा नाम है। परिसंचरण सर्कुलेटरी, शोषण रेस्पायरेटरी तथा उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम संघ नाइडेरिया में होते हैं, ये सब अनुपस्थित होते हैं। नाइडेरिया संघ में चाहे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, चाहे रेस्पायरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद फाइसेलिया को उल्टे जंगी जहाज जैसे होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जानते हैं, अर्थात पॉर्सेस मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। जेलीफिश का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? आरिलिया आरिटा है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम। फाइसेलिया का जंतु वैज्ञानिक क्या है? फाइसेलिया पैलागिका है। इसके बाद हाइड्रा का जंतु वैज्ञानिक हाइड्रा ऑलिगेक्टिस, जो अपने भारत देश में ये स्पीसीज पाई जाती है। ये इस प्रकार से हम फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और नाइडेरिया का अध्ययन कर चुके। यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।